सरकार कहाँ खर्च करती है, कहाँ से पैसा कमाती है। हमने मनी एंड बैंकिंग डिस्कस किया था कि आरबीआई कैसे कैसे काम करता है। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर दरअसल में हम बात करते हैं देश और विदेशों की। एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। किस चीज का रिकॉर्ड? कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई, कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ, प्लस आया कितना माइनस आया। जब जब दोस्तों एसेट्स का ट्रांजैक्शन होगा ना, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। मैंने भारत में घड़ी बनाई और इस घड़ी को बना के मैंने यूएस से भेज दिया, तो मैं उसको कहाँ नोट करूंगा? वस्तुएं आप टच कर सकते हो, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, इसको टच नहीं किया जा सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक्सटर्नल सेक्टर के रिगार्डिंग होगा। दोस्तों, ये टॉपिक है अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड काफी मजा आने वाला है इसको पढ़ने के अंदर। एक्सटर्नल सेक्टर, देखो हमने पहले और भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर फिस्कल पॉलिसी डिस्कशन किया, सरकार कहाँ खर्च करती है, कहाँ से पैसा कमाती है। हमने मनी एंड बैंकिंग डिस्कस किया था कि आरबीआई कैसे कैसे काम करता है। बट जब दोस्तों हम बात करते हैं ना एक्सटर्नल सेक्टर की, इसके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर दरअसल में हम बात करते हैं देश और विदेशों की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा जो प्रारंभ का नया बैच है वो लॉन्च हुआ है। एंड दिस इज अ 3 ईयर प्रोग्राम, जिसके अंदर एक फेस्ड मैनर के अंदर आपकी तैयारी करवाई जाती है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एक अच्छा बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा, सेकेंड ईयर के अंदर आपकी एडवांस प्रेपरेशन होगी, एंड तीसरे साल के अंदर हम बहुत रिग्रेस ढंग से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है एंड ये अपने आप में पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका हमने लिंक डाल दिया है मेरी टीम ने, तो वहां जाकर आप इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी ज्यादा बढ़िया कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप यहां पे समझिएगा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। कॉन्सेप्ट किस चीज का है? बीओपी बोलते हैं इसको हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब होता पता क्या है, आप एक चीज अंडरस्टैंड करना। जैसे मान लो यहां कोई एक पर्सन है, ठीक है। मैंने मान लीजिए इसका नाम यहां पे रख दिया, कुछ मान लेते हैं वैभव नाम रख दिया। अब ये क्या करेगा? ये हो सकता है कि भारत में कोई प्रोडक्ट बनाए और इसको यूएस से भेज दे, ठीक है। मान लेते हैं इसने कोई शर्ट बनाई एंड इस शर्ट को इसने यूएस से भेज दिया, ठीक है। अब बदले में क्या होगा? बदले में जो भी पर्सन है यहाँ पे यूएस से वाला, वो इसको पेमेंट करेगा। ये पेमेंट मान लेते हैं डॉलर्स की फॉर्म में हो रही है। तो आप एक बात अंडरस्टैंड करो कि जब ये डॉलर्स भारत में आए तो भारत को क्या हुआ? सर, भारत को यहाँ पे डॉलर मिले, भारत को पॉजिटिवली डॉलर मिले, भारत के अंदर डॉलर्स ऐड होंगे, जितने भी डॉलर्स थे उसमें और डॉलर्स जुड़ गए। तो होता पता क्या है, जैसे इस केस में हमने एक्सपोर्ट किया, तो जब हम किसी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास डॉलर्स आते हैं या डॉलर्स ऐड ऑन होते हैं, डॉलर्स ऐड ऑन होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से अगर आप इसका उल्टा कॉन्सेप्ट समझो, अगर मान लो यहां पे यूएसए में कोई चीज बनती एंड वो बन के यहां भारत में आती, ठीक है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो कोई प्रोडक्ट भारत में भेजा जाता, कोई प्रोडक्ट आया, उसके बदले में यहां से भारत से क्या जाएंगे? भारत से डॉलर्स बाहर जाएंगे। तो इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंपोर्ट, है ना। किसी वस्तु को बाहर से मंगाना, विदेशी बनी हुई चीज को भारत में मंगाया गया, तो हमने किसी वस्तु को इंपोर्ट किया। जब हम इंपोर्ट करवाएंगे तो हमारे देश से डॉलर बाहर जाएंगे, या मैं इसको कह लूं कि नेगेटिव होगा, माइनस समथिंग होगा। आपके पास मान लेते हैं यूएसए का बना हुआ जूता आपको मिल गया, पर आपने बदले में डॉलर्स बाहर भेज दिए होंगे, तो भारत देश में डॉलर्स कम हो जाएंगे। तो ये माइनस हम इसको कह सकते हैं, देयर विल बी अ रिडक्शन। अब अंडरस्टैंड करो, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ चीजें भारत विदेशों में भेजता है, कुछ चीजें हम विदेशों से भारत में मंगाते हैं। कभी हमारे पैसे मिलेंगे तो प्लस आएगा, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, या अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो माइनस आएगा।
क्यों ना एक काम किया जाए, इन सभी चीजों का एक खाता, एक रिकॉर्ड बनाया जाए, कितने डॉलर्स आए, कितने डॉलर्स गए, क्यों ना इनका हम एक रिकॉर्ड बनाएं। अगर हम इन चीजों का एक रिकॉर्ड बनाते हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा खाता जिसके अंदर क्या करेंगे, हम जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको हम यहां पे मेंटेन करेंगे। पर आप एक बात प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात है ना, ये किसके बीच में है? ये दरअसल में आपके रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में होंगी। कहने का मतलब, ये इंसान दिल्ली में बैठा हुआ है, ये यूएसए को भेज रहा है या यूएस के किसी बंदे को भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठ के ये आपका मणिपुर को भेजेगा, नो, वो आपका एक्सटर्नल सेक्टर में नहीं आएगा, क्योंकि यहां हम देश में रहकर किसी विदेश में रहने वाले इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नॉट विद इन द कंट्री। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम सारा लेखा जोखा रख लेते हैं, कितना आया कितना गया, उन सब का एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं, उसी को हम लोग बीओपी बोलते हैं। तो बीओपी क्या हुआ? इट इज नथिंग बट अ systematic record. It is a systematic record of all economic transaction, of all economic transactions between residents, and non-residents of a country, for a specific time period, for a specific time period. ठीक है, इस लाइन को आप समझेंगे। एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है, किस चीज का रिकॉर्ड? कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई, कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ, प्लस आया कितना, माइनस आया, किन के बीच में? जो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट के बीच में हो रहा है। रेजिडेंट रेजिडेंट के बीच में होगा, जैसे मैंने बताया ना, दिल्ली और किसी हरियाणा के बंदे के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, वो नहीं आएगा। एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट के बीच में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, जैसे विदेशों में कोई बंदा बैठा हुआ है और एक बंदा भारत में बैठा हुआ है, तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या क्या देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, एंड आप इस प्लीज, जो मैं आपके साथ यहाँ टेबल बनाने जा रहा हूं या फ्लो चार्ट बनाऊंगा, प्लीज इसको ध्यान से आप अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर का क्रक्स है। देखो, जब हम बात करते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो दरअसल में बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह से होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को मैंने एक चैप्टर के अंदर जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया था, मैंने आपको एसेट लायबिलिटी के बारे में समझाया था, राइट? जब जब दोस्तों एसेट्स का ट्रांजैक्शन होगा ना, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा जो बाकी ट्रांजैक्शन होते हैं जो एसेट्स में नहीं होते, दे कम अंडर योर करंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब हम बात करें ना करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट दरअसल में दो प्रकार का हो सकता है। आप ऑफिशियल आंकड़े जाके देखो, उसमें आपको रियलाइज होगा कि करंट अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं इनटू विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। करंट अकाउंट को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका विजिबल्स, एक है इनविजिबल्स। अब क्वेश्चन आएगा, इसका क्या मतलब? विजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो। करना क्या है? ट्रांजैक्शंस हमने देखनी है, कितनी ट्रांजैक्शन या किस अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, उसमें एक होता है विजिबल्स। विजिबल मतलब आपके जो आपकी वस्तुएं होती हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गुड्स। ठीक है, इनको हम लोग नॉर्मली गुड्स बोल लेते हैं, या चाहो तो आप इनको एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज में आप इनको मर्चेंडाइज बोल सकते हो। देखो, अगर आपने कोई वस्तु इंपोर्ट करी या एक्सपोर्ट करी,
तो वो गुड्स वाले कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं मैंने भारत में घड़ी बनाई और इस घड़ी को बना के मैंने यूएस से भेज दिया, तो मैंने इस घड़ी को एक्सपोर्ट किया ना, तो मैं उसको कहां नोट करूंगा, मैं इधर नोट करूंगा गुड्स वाले सेक्शन के अंदर। और क्योंकि मुझे घड़ी विदेश में बेचने से मुझे पैसे मिले, मुझे डॉलर्स कमाए मैंने, तो इसको मैं पॉजिटिव में नोट करूंगा। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये घड़ी मैंने $10 की बेच दी, तो भाई इंडिया में $10 आए ना, सो दैट इज वाई यहां मैं इसको प्लस की तरह डोनेट करूंगा। या फिर आप इसको कह सकते हो कि मैंने ये गुड एक्सपोर्ट करी है, +10 वाली। ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं ये जो शर्ट है मैंने यूएसए से या किसी और देश से $5 की मंगाई है। अब $5 की मंगाई है मतलब मैंने इंपोर्ट की है, तो अगर मैंने इसको इंपोर्ट किया होगा तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको डॉलर मिल रहे हैं तो प्लस, जब डॉलर जा रहे हैं तो माइनस। इस तरह से हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है आपके वस्तुओं का, गुड्स का। गुड्स हमें दिखती हैं कि अच्छा ये गुड यहां से यहां आपका आपका ट्रेड हुआ, इसका गुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो वो कंपोनेंट्स आपके विजिबल के अंदर आएंगे जो हमें दिख जाते हैं। तो दिखती क्या है, गुड्स, या फिर जिसको हम लोग मर्चेंडाइज का नाम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनविजिबल में क्या होता है, जो चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली या डायरेक्टली देखना थोड़ा मुश्किल रहता है, ऐसी क्या चीजें होती हैं। देखो इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आपका आता है सर्विसेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्विसेज। सर्विसेज आप जानते होंगे, वस्तुएं आप टच कर सकते हो। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, इसको टच नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं मैं भारत में बैठा हूं, भारत में मैं किसी यूएस के बच्चे को पढ़ा रहा हूं और उसने ऑनलाइन फी में पेमेंट किया है। आप देखो ना, मैं भारत में बैठा हूं, वो बंदा यूएस में बैठा हुआ है, मैंने उसको एक कोर्स, उसने मेरा कोर्स खरीद लिया। उसने अगर ये कोर्स खरीद लिया मतलब क्या हुआ, मेरे पास डॉलर्स आए होंगे, हमने एक सर्विस को एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे वस्तुएं भेजते थे, या वस्तु नहीं है, आप सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप लोगों ने कई बार विंडोज का सब्सक्रिप्शन खरीदा होगा, आप लोग एमएस ऑफिस का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, या फिर आप यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो। ये सब चीजें क्या है, यहाँ सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर आप तक डॉलर्स आ रहे हैं तो आप उसमें प्लस करेंगे, अगर डॉलर्स बाहर जा रहे हैं तो माइनस। तो ये सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। उसके अलावा आपका टूरिज्म सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, राइट। तो ये सब चीजें सर्विसेज के अंतर्गत आ जाती हैं। और सर्विसेज किसका पास पार्ट रहेगा, ये इनविजिबल का पार्ट रहेगा। इसके अलावा एक कंपोनेंट यहां पे आता है आपका, दैट इज योर इनकम। अब क्वेश्चन आएगा सर इनकम में क्या आएगा, इनकम में क्या आता है। देखो इनकम में जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, या फिर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला, राइट, या इस तरह से आपको कुछ और बेनिफिट यहां पे मिल रहा है आपको विदेशों से। I'll give you some examples. Like, for example, मान लेते हैं मैं भारत का रेजिडेंट हूं, रहता मैं दिल्ली में हूं, पर मेरी कोई कंपनी है यूएसए के अंदर, उस कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा, प्रॉफिट हमेशा मालिक को बिलोंग करता है, ऑलवेज टू द ओनर। अब ओनर हूं मैं यहां पे, मैं हूं रेजिडेंट, पर वहां से देश के बाहर से नॉन रेजिडेंट से प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है तो मुझे प्लस होगा। तो ये भी क्या हुआ, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का ट्रांजैक्शन हुआ, इसीलिए ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा बनेगा। और कहां पे बनेगा, ये इनकम के अंदर आएगा। इसके इस तरह से इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, मैंने हो सकता है किसी को लोन दिया हो तो वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट कुड ऑल्सो बी एन इनकम। ठीक है, और ये नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच का ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आपके ट्रांसफर की, ट्रांसफर क्या होते हैं, ट्रांसफर मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में। ट्रांसफर आपके वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट योर रेमिटेंसेस, आप लोगों ने रेमिटेंसेस के बारे में सुना होगा। रेमिटेंसेस पता क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं हूं और मेरा कोई भाई, रिश्तेदार, दोस्त मान लो कनाडा में काम करता है। अब वो जो मेरा कनाडा वाला दोस्त है ना, वो हर महीने मुझे कुछ पैसा भेजता है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग विदेश में जाते हैं वो अपने घर थोड़ी मदद के लिए हर साल या हर महीने वॉट कुछ टाइम के बाद वो अपने घर कुछ कुछ पैसा भेजते हैं। जो भी वो पैसा घर भेजेंगे ना, उसको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेमिटेंसेस पता क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रेसिपिएंट्स रेमिटेंसेस के और कोई नहीं, भारत को ही है।
आप देख लो ना, भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, भारत के लोग यूएस में, कनाडा में, सब जगह हैं, और वो अपने घर अपने रिश्तेदारों को कुछ पैसा भेजेंगे, तो भाई वो रेमिटेंसेस किस में आएंगे? ट्रांसफर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वन साइडेड है। आपके दोस्त ने आपको पैसा भेज दिया, बस बात खत्म। ऐसा थोड़ी है कि बदले में आपने कुछ किया, ठीक है, दोस्ती निभाई, मैं समझ गया, पर अदरवाइज ऐसा थोड़ी है कि वो आपको पैसा भेज रहा है, आप बदले में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो ना। इसीलिए दीज आर ट्रांसफर, दीज आर वन साइडेड पेमेंट होते हैं। ऐसे ही हो सकता है कुछ ग्रांट वगैरह मिलती है कभी किसी को, ठीक है, जैसे मान लो एक देश ने किसी दूसरे देश को ग्रांट दे दी, कुछ गिफ्ट दे दिया, ये सारी चीजें आपके ट्रांसफर के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वन साइडेड होती हैं। तो दरअसल में ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल में आपकी वस्तुएं आ जाएंगी, इनविजिबल के अंदर आपकी सर्विसेज, आपकी इनकम, आपके ट्रांसफर। ये दोनों कंपोनेंट किसके अंतर्गत हैं? ये दोनों करंट अकाउंट के अंतर्गत हैं। इज इट फाइन? ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये बात यहां पे क्लियर होगी। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, पैसा मिलेगा, डॉलर्स मिल रहे हैं तो प्लस करते रहेंगे, एंड अगर पैसा बाहर जा रहा है तो माइनस करते रहेंगे। अब दोस्तों बात आती है कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? जैसा मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके एसेट्स का ट्रांजैक्शन होता है। किस चीज का ट्रांजैक्शन होता है? आपके एसेट्स का। अब नोटिस करिएगा यहां पे, अब नोटिस करिएगा एसेट्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। देखो यहां पे आपकी तीन चीजें आ जाती हैं। एक आती है आपकी इन्वेस्टमेंट, एक आपके आ जाएंगे आपके लोन्स, ठीक है, और इसके अलावा आपका तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा, वो है आपका एनआरआई अकाउंट्स का, वो है आपका एनआरआई अकाउंट्स का। लेट अस डिस्कस कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। देखो व्हाट डू मीन बाय द टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि भारत में विदेशी पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज भारत में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स भारत की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो एफडीआई कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसी तरह से कई तो लंबे समय के लिए आते हैं, आपके ऑपरेशंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। बट अगर हम बात करें, देयर इज ऑल्सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिनका केवल और केवल पर्पस आपका प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुई ना, चाहे आप बात कर लीजिए यहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, या फिर आप बात कर लीजिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, ये दरअसल में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही। क्यों? क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, या रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के साथ कर रहा है। पैसा वो लोग भारत में इन्वेस्ट कर देंगे तो भारत को डॉलर्स मिलेंगे तो प्लस, भारत वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेगा तो भारत से डॉलर बाहर जाएंगे तो माइनस। तो पॉइंट सिंपल वही है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बीच ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। अब इन्वेस्टमेंट क्यों आया कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत? मैंने बोला कैपिटल अकाउंट में क्या देख रहे हैं? एसेट्स का ट्रांजैक्शन, और एसेट्स का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? एक एसेट ही तो है, एक एसेट ही तो है, यस। उसी तरह से बात करें लोन्स की, तो देखो लोन्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं देश जो लोन लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं सॉवरन बोरोइंग्स, ठीक है, जैसे देश ने उधार लिया तो सॉवरन बोरोइंग। इसके अलावा ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स लोन लें, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी। तो यहां पे आ जाएगा दिस कम्स अंडर लोन्स। एंड सिमिलरली हमारी जो सरकार है, अवर गवर्नमेंट, इट अलाउस, हमारे एनआरआईज होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, तो हमारे जो एनआरआईज है ना, नॉन रेजिडेंट, जो है तो भारतीय पर रहते कहीं और हैं, उनको एनआरआईज बोलते हैं। तो एनआरआईज क्या कर सकते हैं? एनआरआईज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं सरकार के साथ इन फॉरेन करेंसी, तो वो एनआरआई अकाउंट्स भी आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। मैं क्विकली रिकैप देता हूं कि आपका करंट अकाउंट होगा जिसमें विजिबल इनविजिबल आ जाएंगे। उस तरह से कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एनआरआई अकाउंट्स।
इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, उस हिसाब से आप उनको देख सकते हो कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। बट कैटेगरीज क्लियर होनी चाहिए। कल को ऐसा मत करना कि पूछे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कहाँ देखते हैं, तो पता होना चाहिए कि यार कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पे अच्छे से आनी चाहिए। ये पहले भी यूपीएससी ने इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ चुकी हैं। आई होप दैट इज फाइन, ठीक है। ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसमें एक दो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, दो तीन सवाल यहाँ पे आते हैं। एक तो केवल सवाल दिमाग में ये आता है कि सर इनकी वैल्यूज हमें याद करनी है। देखो इनकी वैल्यूज जो लेटेस्ट आपका होगा ना, जब आपका जैसे मान लो आप लोग लेट से कोई बच्चा 2027 में एग्जाम दे रहा है, 2027 से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसका डेटा याद करना होगा। तो 28 में दे रहे हो तो 28 से पहले जो जस्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो लेटेस्ट करंट डेटा यहाँ पे याद करना होगा, क्योंकि ये डेटा हर साल बदलता रहता है, ठीक है। बट अमूमन क्या होता है, रफली हम अगर बात करें कि आमतौर पर क्या होता है, देखो अगर हम बात करें ना यहाँ वस्तुओं की, यहाँ गुड्स की अगर हम बात करें, तो आमतौर के ऊपर वस्तुएं में क्या होता है, हम लोग नेगेटिव में होते हैं। उसका रीजन यही है कि हम सामान मंगाते बहुत ज्यादा है, हम भेजते बहुत कम है। चाइना से आप देखो ना कितना सामान भारत में आता है, तो हम इंपोर्ट बहुत करवा रहे होते हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं होता। पर अगर हम दोस्तों बात करते हैं सर्विसेज की, तो इन सर्विसेज वी डू रियली गुड। सर्विसेज में हम नेट एक्सपोर्टर हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इनकम की बात करें तो इनकम के केस में नॉर्मली ऐसा देखा गया कि हम नेगेटिव में होते हैं, ठीक है ना, कि आपका पैसा जाता ज्यादा, बाहर ज्यादा है, प्रॉफिट इनकम इंटरेस्ट के तौर के ऊपर आता कम है। बट सबसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो रेमिटेंसेस वाली है। एज आई टोल्ड यू, हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट हैं। तो 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रेमिटेंसेस हर साल हमें आते हैं। तो भाई ये नंबर तो अच्छा खासा पॉजिटिव है। तो हुआ पता क्या, नॉर्मली ये नेगेटिव रहेगा एंड नॉर्मली इनविजिबल आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इस तरह से होता है। एंड फिर उसके हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस में होगा। अगर नेगेटिव में आया, मतलब नेट अगर नेगेटिव में आया तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोल देंगे, अगर प्लस आया तो करंट अकाउंट सरप्लस। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि ये डेफिसिट में रहता है, हालांकि कुछ साल ऐसे भी हैं जब ये सरप्लस में भी रहा है, बट ज्यादातर केसेस में ये डेफिसिट में रहेगा, पर कुछ कुछ साल ये सरप्लस में भी जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव में, सरप्लस में आपका जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक नॉर्मली ईयर्स में ऐसा आइडिया रहता है, बट जिस साल आपका एग्जाम होगा आपको उनकी एक बार वैल्यूज गो थ्रू कर लेनी चाहिए, ताकि यूपीएससी आपसे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे आप उनको आंसर कर पाओ। आई होप बीओपी आपको यहां पे समझ आया, यस और नो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आया होगा, बाकी तो चलो इजी हैं चीजें हैं, कि बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर एफडीआई और एफपीआई, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है। मैंने जैसा बोला ना, हाँ बिल्कुल अंतर है, मैं आपको बताता हूं। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि जब मैं बात करता हूं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ये दरअसल में क्या होता है, इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, ये लंबे समय के लिए आता है। पैसा यहां पे लंबे समय के लिए आएगा। अब क्वेश्चन ये आएगा, तो सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दूसरा है आपका एफपीआई वो शॉर्ट टर्म होगा। हाँ, जब हम बात करेंगे ना आपके एफपीआई की, तो दोस्तों एफपीआई जो होगा ना आपका, वो नॉर्मली आपको शॉर्ट टर्म देखने को मिलेगा। अब यहां पे इस बात को समझना, इधर भी पैसा आ रहा है भारत में, इधर भी भारत में पैसा आ रहा है, पर मैं कह रहा हूं नॉर्मली ये वाली चीज लंबे समय के लिए है और नॉर्मली ये वाली चीज आपके छोटे समय के लिए है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमें पता कैसे लगेगा कोई चीज लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए। ये दरअसल में हम देखते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिमिट, कि आखिर इन्वेस्टमेंट की कितनी जा रही है। देखो आप लोग जानते होंगे कि एक होती है हमारी लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी समझते हो, जिसके शेयर आपको स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड देखने को मिलते हैं, जिसका शेयर्स आप आराम से खरीद बेच सकते हो शेयर मार्केट्स के थ्रू। जैसे आपका रिलायंस है, जोमैटो हो गया, इनके शेयर्स आप आराम से खरीद बेच सकते हो, ये लिस्टेड कंपनीज होंगी।
एक ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनको हम अनलिस्टेड बोलते हैं, जो शेयर मार्केट पे नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। कोई भी कंपनी जिसके आप शेयर आराम से खरीद बेच नहीं सकते, वो अनलिस्टेड होंगी। जैसे फिलहाल अभी के लिए पीडब्ल्यू इज अनलिस्टेड, क्योंकि पीडब्ल्यू का अभी शेयर्स नहीं आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिलते हैं। आगे फ्यूचर में हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, पर अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब नोटिस करना, अगर पता क्या होता है, अगर लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, अब देखो कोई लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, इसका क्लियर मतलब पता क्या है, कि वो एक लंबे टाइम की अप्रोच के साथ भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि जब इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भी चाह रहा है कि लंबे समय तक इस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो इसीलिए अगर ग्रेटर देन 10% होता है ना लिस्टेड कंपनी के अंदर, वी ट्रीट इट एज एफडीआई। पर जब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ एफपीआई की, तो यहाँ पे लेस देन 10% को हम एफपीआई की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या है, 10% या उससे ज्यादा वाली, ज्यादा होगा तो इधर, कम होगा तो इधर, ठीक है, गुड। पर क्वेश्चन आता है अनलिस्टेड का कैसे देखेंगे। एक तो चलो का शेयर बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वो तो ठीक है, 10% ज्यादा 10% कम, उसके हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। पर जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जिनके शेयर्स आप इस तरह से स्टॉक मार्केट पे खरीद बेच नहीं सकते, उनका क्या है। देखो अगर कोई कंपनी या अगर कोई एंटिटी, विदेशी एंटिटी भारत में अनलिस्टेड कंपनी में पैसा डालती है ना, तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज एफडीआई। अनलिस्टेड में ये चक्कर नहीं देखेंगे कि 10% है या नहीं है। अनलिस्टेड में पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए आ रहा होगा, क्योंकि इसके कौन से शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। सो दैट इज वाई यहां पे अनलिस्टेड हमेशा एफडीआई में ही हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। अब एफडीआई क्योंकि लंबे समय के लिए आ रहा है, ये नॉर्मली हम स्टेबल मान के चलते हैं, स्टेबल ज्यादा होगा। एफपीआई ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल बोल लो, या फिर आप चाहो तो इसको मोर वोलेटाइल भी बोल सकते हो। ज्यादा वोलेटाइल है ये, कभी पैसा आएगा कभी जाएगा। ऐसा पता क्यों है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आपका पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा क्यों डालेगा, प्रॉफिट के लिए, कि आज पैसा डालो इन कंपनी के शेयर्स में, कल को शेयर्स का दाम बढ़ जाएगा तो फिर वापस चले जाएगा पैसा। ये छोटे समय के लिए है कि बस पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से आए। एफडीआई में अप्रोच लंबी है, हाँ ठीक है पैसा भी कमाना है, पर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी करना है। उस कंपनी का काम कैसे करती है, काम करने का क्या तरीका है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होंगे। तो एफडीआई ना दरअसल में एक लंबे समय की एसोसिएशन होती है, सिर्फ पैसा देने की बात नहीं है, पैसे के साथ साथ आपका मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी होगा। तो इसीलिए हम एफडीआई को ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। एंड इनफैक्ट ना ये जो आपका एफपीआई है, क्योंकि ये कम स्टेबल है, इसीलिए हम इसको कई बार हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं। हॉट मनी क्यों, हॉट मनी इसीलिए क्योंकि यहां क्या होगा, पैसा फटाफट आएगा फटाफट जाएगा, इसीलिए इसको हम हॉट मनी बोलते हैं। आता जाता रहता है पैसा, आता भी है जल्दी, पैसा जाता भी जल्दी है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज हॉट मनी। तो ये एफडीआई और एफपीआई का अंतर जो है, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं इस चैप्टर में, एक्सटर्नल सेक्टर वाले चैप्टर में। जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो है कॉन्सेप्ट आपका एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है एक्सचेंज रेट का मतलब क्या। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे लेट से मैं बोलता हूं $1 इक्वल टू 85 रुपीज। ये जो मैंने आपके सामने लिखा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आप 85 रुपीज किसी को दे रहे हो, बदले में वो आपको $1 देगा, तो आपने 85 रुपीज देकर एक्सचेंज में आपने $1 ले लिया। सो ये रेट है, इसीलिए इसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं, क्योंकि आप एक चीज देके दूसरी चीज यहां पे ले रहे हो, इसी को एक्सचेंज रेट बोलते हैं। या इवन आप ऐसे भी कह सकते हो,
द प्राइस ऑफ वन करेंसी in terms of other currency, the price of one currency in terms of other currency is called exchange rate. इसका मीनिंग यही हुआ कि आप एक करेंसी दोगे, मान लो $1 दिया, बदले में ये मिल गया, तो एक करेंसी का दाम किसी और करेंसी के फॉर्म के अंदर, इसी को हम लोग एक्सचेंज रेट का यहां पे नाम देते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी एक्सचेंज रेट की। ठीक है, पर सिर्फ इतना समझ लेना ही काफी नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमें और भी समझने हैं। जैसे आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे मान लेते हैं मैं बोलता हूं $1 इक्वल टू 85 रुपी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। क्या मैं 85 इधर लेके जा सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि $1/85 इज इक्वल टू 1 रुपी? ऐसा बिल्कुल बोल सकते हो। तो आप देखो $1 की कीमत कितनी है यहाँ पे? सर $1 की कीमत है $1/85। कितनी कीमत है? $1/85। $1 की कीमत हमारे सामने आई $1/85। ओके, अब देखो अगर मैं बोलूं कल को ये $1.90 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब होगा 1 रुपी इज इक्वल टू $1/90। ठीक है, अब यहां पे आपकी $1 की जो वैल्यू है वो बदल गई है, $1 की वैल्यू जो है वो बदल गई है, राइट। अब इसमें आप एक बात अंडरस्टैंड करो, आप मुझे ये बताओ, एक आपके सामने $1 की ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? आप देखो इधर, देखो इधर प्लीज ध्यान से देंगे। देखो यहां पे ना डिनोमिनेटर छोटा है, यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है। अब आप लोग जानते होंगे जब मैं बात करता हूं ना डिनोमिनेटर, जो नीचे वैल्यू है, अगर जहां डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर उतना ही बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर उतना ही छोटा। देखो ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर उतना बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर उतना ही छोटा। तो आप मुझे बताओ कि दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? सर छोटा नंबर वो है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, पहले रुपए की वैल्यू ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि यहां डिनोमिनेटर छोटा है। अब रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि यहां डिनोमिनेटर छोटा है, सॉरी डिनोमिनेटर, अब रुपए की वैल्यू, सॉरी रुपए की वैल्यू कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बढ़ा वो नंबर उतना ही छोटा। तो सर पहले रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, अब रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है, इसी को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज रुपी कमजोर होना। रुपए की वैल्यू कम हुई है ना, तो इसीलिए रुपया क्या हुआ है? रुपया आपका डेप्रिशिएट हुआ है, रुपया आपका कमजोर हुआ है। इज इट फाइन? अब इसका दूसरा केस लेते हैं इधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आगे जाके कभी $1 मान लो $50 का हो गया, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर $1 $1/50 के बराबर हो गया, है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन? देखो यहां डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा तो ओवरऑल नंबर छोटा, यहां डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर ओवरऑल बड़ा। तो एक्चुअल में यहां रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रुपया मजबूत होना, रुपी एप्रिशिएट। रुपया यहां पे मजबूत हुआ है, रुपया एप्रिशिएट किया है, रुपया स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान पता क्या रखना है, आगे से आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं बोल रहा हूं $1.85 एंड कल को $1.50 के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे रुपया मजबूत हुआ है। अगर $1.85 से $1.90 हो जाए तो आप बोलोगे रुपया कमजोर हुआ है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे ये रुपया मजबूत या रुपया कमजोर हो रहा है। अब एक बात और ध्यान रखना, इसको हम डॉलर और रुपी के साथ रिलेट कर रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर रुपया मजबूत हुआ, कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि डॉलर कमजोर हुआ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे
डॉलर डेप्रिशिएट किया, रुपया मजबूत मतलब डॉलर कमजोर। इधर भी आप देख सकते हो, ऊपर वाली साइड भी, यहां पे क्या हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है। इस रुपया कमजोर होने का मतलब डॉलर मजबूत हुआ होगा, तो इसको हम लोग डॉलर एप्रिशिएट कह सकते हो। ठीक है, एक का कमजोर होना मतलब दूसरा मजबूत, दूसरे का कमजोर होना मतलब पहला मजबूत, इस तरह से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट में चेंजेस आना, रुपया मजबूत या रुपया कमजोर होना। ठीक है, अब कई बच्चों का ना डाउट आता है, डाउट छोड़ो, कई बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि काश एक दिन ऐसा हो, कि काश एक दिन ऐसा हो जब $1 1 के बराबर हो। है ना, सुना होगा आप लोगों ने, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत बार आता है कि काश $1 1 के बराबर हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात है अगर $1 1 के बराबर हो गया? लेट अस ट्राई एंड एनालाइज। देखो, आप प्लीज इस बात को पहली बार तो समझिएगा। मान लेते हैं, एक एग्जांपल मान लेते हैं, मैं सिंपलिसिटी के लिए मान रहा हूं कि मान लेते हैं आज एक वस्तु, सॉरी, मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, राइट? इस पर्सन का हम नाम रख देंगे गौरव। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए मानो कि गौरव पता क्या करता है, गौरव को ना घड़ियों का बहुत शौक है, तो गौरव घड़ी बनाता है 80 रुपए की। कहाँ बनाता है 80 रुपए की घड़ी? ये दिल्ली में बनाता है गौरव। ठीक है, दिल्ली में इसका घर है, ये दिल्ली में 80 रुपए की घड़ी बनाता है। ये घड़ी बना के करता क्या है गौरव? ये घड़ी बना के सर यूएसए में बेच देता है। इसका घड़ी जाती है यहां यूएसए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा पहली चीज, कि पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक सेकंड के लिए मान लो कि आज है $1 80 का, अभी एक्सचेंज रेट क्या है, $1 80 की। मान लो कोई टैरिफ नहीं लग रहा, कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगा रहे, तो आप मुझे बताओ कि ये जो गौरव की जो वॉच है ये यूएस में कितने रुपए की बिकेगी? अब आप बोलोगे सर रुपए की थोड़ी बिकेगी, यूएस में तो डॉलर की बिकेगी। हाँ, बात तो सही है, तो कितने डॉलर की बिकेगी ये बता दो। सर ये बिकेगी आज के समय आपके $1 की। क्यों? घड़ी 80 रुपए की है और 80 रुपए $1 के बराबर है, तो भाई आज घड़ी इनकी $1 की बिक रही है। चलो बढ़िया है। अब दूसरा केस मानते हैं, मान लेते हैं कल को क्या हुआ, मान लेते हैं कल को, या ऊपर लिख देता हूं, मान लेते हैं कल को $1 40 का हो गया। पहली बात तो मुझे बताओ, अगर $1 80 का था पहले और अब $1 40 का हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसका मतलब तो यही है कि रुपया मजबूत हुआ है, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रुपी एप्रिशिएट किया, रुपी मजबूत हुआ है। ठीक है, अब मुझे जो चीज बताओ आप लोग कि अगर रुपया मजबूत हो गया और अब $1 40 का हो चुका है, अब गौरव की घड़ी कितने में मिलेगी यूएस मार्केट के अंदर? आप बोलोगे चेंज हो जाएगी क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखो ना, गौरव की घड़ी है कितने की? 80 रुपए की। अब देखो $1 40 का है, तो 80 रुपए किसके बराबर होंगे? $2 के। तो अब भाई गौरव की घड़ी, सेम घड़ी, $2 की बिकनी लग जाएगी। देखो घड़ी में कोई चेंज नहीं आया, घड़ी वही है, ये वाली घड़ी यही है, एक्सचेंज रेट में कुछ बदलाव आया था। एक्सचेंज रेट में बदलाव आने की वजह से अब जो घड़ी पहले यूएस मार्केट में $1 की बिक रही थी, अब वही सेम घड़ी अब वहां पे $2 की हमें बिकती हुई देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा केस होता है, अगर आपका ऐसा केस होता है, तो इस वजह से क्या होगा? आप बोलोगे सर कि यहाँ पे घड़ी महंगी हो जाएगी। घड़ी महंगी हो चुकी है। घड़ी महंगी होने का मतलब क्या है? घड़ी महंगे होने का मतलब यही है कि अब यूएस के लोग अपनी घड़ी को, यहाँ पे घड़ी को नहीं खरीदेंगे, और जब वो घड़ी को नहीं खरीदेंगे, इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे गौरव का धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो ना, सेम घड़ी क्या होगी है, सेम घड़ी जो पहले $1 की थी वो $2 की हो गई है, तो कोई यूएस मार्केट में उस घड़ी को खरीदेगा ही नहीं, तो गौरव का एक्सपोर्ट ही रुक जाएगा, कोई खरीदने वाला ही नहीं है उसकी घड़ी को, तो इसका धंधा बंद हो जाएगा। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज ना, कि जब जब रुपया मजबूत होता है ना, इससे
हमारा जो एक्सपोर्टर है, जो हमारा एक्सपोर्टर है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, उसका धंधा बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो पहली चीज आपको ध्यान में पता क्या रखनी है कि जो लोग ये बोलते हैं कि जिस दिन $1 1 रुपए का हो जाएगा उस दिन भारत के लिए बहुत फायदा है, ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। उसका रीजन यही है कि अगर हमारा रुपया मजबूत होगा ना, हमारे एक्सपोर्टर का धंधा पूरी तरह से बंद चौपट हो जाएगा, उसका वस्तु महंगी हो जाएगी दूसरे देश के अंदर। ठीक है, इसका एक उल्टा केस समझते हैं, एक और केस अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक और केस देखते हैं। मान लो कल को $1 160 का हो गया। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर $1 160 का हो चुका है तो गौरव की ये 80 रुपए की घड़ी कितने रुपए की मिलेगी यूएस मार्केट में? देखो, है कितने की घड़ी? 80 रुपए की। $1 160 का है तो 80 रुपए किसके बराबर हुए? आधे डॉलर के। किसके बराबर हुए? आधे डॉलर। देखो अंडरस्टैंड करो, घड़ी सेम ही है, घड़ी की क्वालिटी भी सेम है, घड़ी में कोई बदलाव नहीं आया, बस घड़ी का दाम कम हो गया। पहले सेम घड़ी $1 की थी, अब सेम घड़ी आधे डॉलर की बिकेगी। गौरव को तो 80 रुपए ही मिल रहे हैं, गौरव को तो 80 रुपए चाहिए, उस 80 रुपए उसको मिल जाते हैं। ठीक है ना? पर एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से, एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से अब उसकी घड़ी केवल आधे डॉलर में बिकेगी यूएस मार्केट में। जब घड़ी सस्ते में मिलेगी तो यूएस के लोग क्या कहेंगे? यूएस के लोग चाहेंगे हमें और घड़ियां दो, ये तो बहुत ही शानदार घड़ी है, सस्ते में भी मिल रही है, चलो हम यही घड़ी खरीदते हैं। तो सबके सब लोग क्या करेंगे? गौरव की घड़ी खरीदेंगे। उससे गौरव का बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो कहने का मीनिंग पता क्या हुआ कि सर जब हमारा रुपया कमजोर होता है ना, जब रुपया डेप्रिशिएट करता है सर, उससे क्या होता है? उससे हमारा एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा? एक गौरव के चेहरे पे बहुत 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 ज्यादा स्माइल आ जाएगी। गॉट इट और नॉट? बात समझ आई या नहीं आई? तो हमें पता क्या होना चाहिए? हमें पता ये होना चाहिए कि रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्टर को फायदा होता है, रुपया मजबूत होने से एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में पूछ लिया गया है कि एक्सपोर्ट से, सॉरी, आपके रुपए के मजबूत या कमजोर होने से एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। आई होप आप विद द एग्जांपल अब इस बात को समझ के होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन है, ठीक है, इनका नाम हम शेफाली रख देंगे। लेट से शेफाली क्या करती हैं? ये भारत में रहती हैं। कहाँ रहती हैं ये? लेट से इंडिया में रहती हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये क्या करती हैं, ये कच्चा तेल मंगाती हैं। ठीक है, ये क्रूड ऑयल मंगाती हैं। तो भाई क्रूड ऑयल किसी दूसरे देश से आ रहा होगा, ये कोई XYZ देश है। यहां से क्या हो रहा होगा? यहां से क्रूड ऑयल हम भारत में इंपोर्ट करवा रहे होंगे, है ना? क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करवा रहे होंगे। अब पहली चीज आप लोग मुझे बताओ, अगर हम कच्चा तेल मंगाएंगे तो किस करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी? आप बोलोगे कच्चा तेल मंगाओगे तो जो सामने वाला देश है वो डॉलर मांगेगा हमसे, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे इनको ना डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी बदले में, हम इनको कुछ डॉलर पे करने होंगे। मान लेते हैं हम लोग $1 का तेल मंगाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम लोग $1 का तेल मंगा रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखना पहला केस। मान लेते हैं कि यहाँ पे $1 है 80 रुपए का। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि अगर हम लोग $1 का तेल मंगा रहे हैं और $1 भी 80 रुपए का है तो शेफाली की जेब से कितने डॉलर जा रहे होंगे? आप बोलोगे जेब से तो $1 ही जाना है, पर इसको रुपीस में बताओ कि शेफाली की जेब से कितना पैसा जा रहा होगा। आप बोलोगे सर यहां शेफाली की जेब से 80 रुपए जा रहे होंगे, 80 रुपए। ठीक है ना? क्योंकि तेल $1 का मंगाना है हमें, तेल तो $1 का ही रहेगा, उसको हम रुपीस में देख रहे हैं कि शेफाली की जेब से कितना पैसा निकल रहा है। चलो ठीक है, तो शेफाली की जेब से 80 रुपए जा रहे हैं यहां पे। अब देखते हैं दूसरा केस, मतलब केस देखते हैं। एक सेकंड के लिए मान लो कि आगे क्या होता है, रुपया मजबूत हो गया।
मान लो कल को $1 40 हो गया, वी विल कॉल इट एज रुपी एप्रिसिएशन, रुपया मजबूत हो गया है। अब देखो शेफाली अब कितने का तेल मंगा रही है? सर तेल तो $1 का ही है, तेल तो $1 का ही है, शेफाली को तो सामने वालों को $1 पे करना है। पर $1 की वैल्यू कितनी है? शेफाली की जेब से कितने पैसे लग रहे हैं? आप बोलोगे सर जब $1 40 का है तो अब शेफाली की जेब से केवल ₹40 लग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले शेफाली की जेब से ₹80 जा रहे थे तेल इंपोर्ट करने के लिए, अब वही सेम पेट्रोल से वही सेम तेल वही सेम क्वालिटी का केवल और केवल ₹40 के अंदर शेफाली इंपोर्ट कराने में सक्षम है। तो क्या शेफाली खुश होगी या नहीं होगी? शेफाली कह रही थी कि पहले ₹80 देने पड़ रहे थे तेल के, अब केवल ₹40 देने पड़ रहे हैं, तो खुश होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। तो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि जब रुपया एप्रिशिएट करता है ना, तो भाई जो हमारा इंपोर्टर है, जो कि इस केस में शेफाली है, उसके चेहरे पे बहुत 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 खुशी आ जाएगी। क्लियर हुआ? दूसरा केस देख लेंगे, ठीक है, एक और केस। अब देखो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कल को रुपया कमजोर भी हो सकता है? हाँ सर वैसा भी हो सकता है, कल को $1 आपका ₹160 का भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे रुपए का कमजोर होना, रुपया डेप्रिशिएट होना। अब मुझे बताओ अगर रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, ₹160 का $1 हो चुका है, अब शेफाली कितने का तेल मंगाएगी? आप बोलोगे तेल तो $1 का ही है, तेल तो शेफाली को $1 का ही मंगाना है, अब $1 की कीमत कितनी होगी है? ₹160। यानी कि वही सेम क्वालिटी का तेल शेफाली को मंगाने के लिए अब ₹80 की जगह ₹160 देने पड़ेंगे। सेम तेल है, सेम तेल। अब उससे क्या होगा सर? उससे शेफाली का यहाँ पे जो हमारा बेसिकली शेफाली कौन है? हमारी इंपोर्टर। शेफाली का यहाँ पे चेहरा लटक जाएगा कि महंगा हो गया भाई तेल, पहले ₹80 देने पड़ते थे, अब सेम काम के लिए ₹160 देने पड़ रहे हैं। तो इंपोर्टर नाखुश, इंपोर्टर नाखुश। आपने एक बात देखी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बिल्कुल उल्टे काम कर रहे हैं। देखो जब रुपया कमजोर हुआ था, ये देखो जब रुपया कमजोर हुआ, पिछले केस में हमने देखा जब रुपया कमजोर हुआ तो एक्सपोर्टर खुश हो गया था, पर यहां क्या हुआ है? रुपया कमजोर होने से इंपोर्टर नुकसान। और ये लॉजिकल भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट ही तो है, एक में हम सामान भेजते हैं, एक में सामान मंगाते हैं। अगर रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्टर खुश हो रहा है तो इंपोर्टर नाखुश होगा, अगर रुपया मजबूत होने से इंपोर्टर खुश हो रहा है तो एक्सपोर्टर नाखुश होगा। तो दोनों आपके एग्जैक्टली अपोजिट हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी अपने आप में उल्टे हैं, तो उनका एप्लीकेशन भी या उनका रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली अपोजिट ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इंपैक्ट रुपए के कमजोर होने का क्या होता है, ये आई होप आपको बात समझ गई होगी। ठीक है, राइट, गुड गुड गुड। अब देखो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, हमारे पास ना अलग अलग तरह की एक्सचेंज रेट होती है, हमारे पास अलग अलग प्रकार की एक्सचेंज रेट होती है। जैसे कि हमारे पास एक्सचेंज रेट हो सकता है हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और एक होती है हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैं मीनिंग समझाता हूं आपको। देखो फिक्स्ड का मतलब क्या? फिक्स का मतलब है एक्सचेंज रेट बदले ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि $1 इक्वल टू ₹50, बस अब यही रहेगा, ऐसा नहीं कि अचानक ऊपर कभी अचानक नीचे। आप लोग देखते हैं ना, कभी आपको न्यूज सुनने को मिलती है कि कभी रुपया कमजोर हो गया, रुपया मजबूत हो गया, रुपया ऊपर गिरा नीचे गिरा, ये सब चीजें देखते हो आप लोग। फिक्स में ऐसा नहीं होता, फिक्स में बोल दिया $1 इक्वल टू ₹50 तो ₹50, सिंपल, इसमें ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पे ना आपके रोल रहता है सरकार का, सेंट्रल बैंक का, राइट। फ्लेक्सिबल में क्या होगा? फ्लेक्सिबल में ऐसे फिक्स वाली चीज नहीं होगी, फ्लक्चुएट करेगी, वैल्यू जो होगी ना आपकी फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट वैल्यू जो है ऊपर नीचे जाएगी आपकी रुपए की। किस बेसिस पे ऊपर नीचे जाएगी? सर कोई भी चीज दुनिया में मजबूत या कमजोर दो चीजों की वजह से होती है, वो होती है डिमांड एंड सप्लाई। किस चीज की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसकी वजह से उसका जो वर्थ है उसकी कम या ज्यादा होती है। तो सेम चीज यहां पर भी है,
वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी, यहां फिक्स नहीं है जैसे यहां पे थी। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखते हैं कि रुपया कभी ऊपर कभी रुपया नीचे, यहां पर हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हमारा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। कहने का अर्थ, अगर रुपया अचानक अपने आप नीचे जा रहा है तो रुपया डेप्रिशिएट करेगा, अगर रुपया ऊपर जा रहा है तो एप्रिशिएट करेगा। ये अपने आप हो रहा है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कोई सरकार या सेंट्रल बैंक इसमें कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। फिक्स में क्या होगा, आपने फिक्स कर दिया, क्या आगे जाके मान लो 10 साल बाद सरकार को लगता है या आरबीआई को लगता है इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते हैं, पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से। तो अगर कभी आगे जाकर आरबीआई या सेंट्रल बैंक इसको चेंज करने की कोशिश करे तो उसको हम क्या बोल देंगे, वी डोंट कॉल दोस टर्म्स एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर उनका नाम होता है रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। देखो मीनिंग सेम ही है, रुपया कमजोर होना डेप्रिसिएशन कहलाता है या डीवैल्यूएशन कहलाता है, रुपया मजबूत होना एप्रिसिएशन कहलाता है या फिर रीवैल्यूएशन कहलाता है। बस फर्क पता क्या है, फर्क यह है कि सिस्टम कैसा है। क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, अगर फ्लेक्सिबल होगा तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट बाकी बिल्कुल सेम है, मजबूत होना रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन, कमजोर होना डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। अपने आप होगा तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सरकार या आरबीआई खुद करेगी तो रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन कहेंगे। अब क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि सर हम भारत में कौन सा फॉलो करते हैं, हम फिक्स फॉलो करते हैं फ्लेक्सिबल? देखो आपको पता होगा हम फिक्स तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, अब फिक्स तो नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है कि अब डॉलर की वैल्यू रुपए की टर्म में फिक्स है ना, रुपया ऊपर नीचे जाता है, कभी रुपया कमजोर होता है कभी रुपया मजबूत होता है, ये तो हमने सबने एग्जाम्पल देखे हुए हैं। तो क्या हम फ्लेक्सिबल फॉलो करते हैं? देखो भारत है ना एक्चुअली पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। इंडिया में जो सिस्टम है ना उसको हम लोग डर्टी फ्लोट या मिक्स्ड फ्लोट के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन डर्टी फ्लोट या मिक्स फ्लोट का? देखो आरबीआई यहां पे ये कहता है कि भाई हम रुपए में छेड़छाड़ नहीं करते, रुपया अपने आप ऊपर जाए अपने आप नीचे जाए डिमांड सप्लाई के ऊपर, ठीक है, पर पर थोड़ा सा हम उसको कंट्रोल भी करेंगे। मैं आपको समझाता हूं एक सिंपल एग्जांपल से इसका मीनिंग समझाता हूं। देखो एक होता है ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब पता क्या होगा, जैसे कई बार पता क्या होता है, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे पूरा निगरानी रखते हैं, पूरा कंट्रोल स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं कि ना भाई तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, पूरा यहाँ पे रोक रखी हुई है कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, कोई रोक ही नहीं है, तुम चाहे बाहर जाओ चाहे घूमो, पूरी छूट है, आपको पूरी छूट है। अब देखो दिक्कत यहां भी है कि आपने पूरा ही उसको रोक रखा है, यहां पे क्या है कि आपने पूरी छूट दे रखी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिक्स्ड फ्लोट वाला, ये पता क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि आपके पेरेंट्स आपको बोले कि आप आराम से घूमो फिरो, हम आपको कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, हम आपको कोई रोक नहीं रहे, बस रात को 10 बजे घर आ जाना, आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर रात को 10 बजे घर आ जाना। तो मिक्स्ड फ्लोट या डर्टी फ्लोट में आरबीआई भी यही बोलता है, आरबीआई बोलता है कि भाई रुपया ऊपर जाए नीचे जाए हमें नहीं, हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, पर हां अगर रुपया बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाए कि इस रेंज के बाहर जाने की कोशिश करे, या फिर रुपया अचानक कमजोर होने की कोशिश करे, तो उस केस में हम उसको रोक लेंगे कमजोर होने से। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो अगर रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो गया ना, उससे हमने देखा अभी एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, और अगर रुपया अचानक कमजोर हो गया उससे आपके इंपोर्टर को नुकसान होता है। तो हमें भाई अपने देश के इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बचाना है या नहीं बचाना? बिल्कुल बचाना है। तो आम तौर पे हम इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, पर अगर रुपया अचानक मजबूत होने लगा या अचानक कमजोर होने लगेगा तो उस केस में
आरबीआई उसमें कुछ आपका हस्तक्षेप करेगा, आरबीआई इंटरवीन करेगा। तो भाई ना ये फिक्स है ना ये पूरी तरह से फ्लोटिंग है, हम सही समय के ऊपर जब जरूरत पड़ती है तब हम कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तब हम उसके इंटरवेंशन करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो डर्टी फ्लोट के अंदर मीनिंग क्या हुआ डर्टी फ्लोट का। इसका मीनिंग ये है कि जनरली मार्केट प्राइसेस या मार्केट फोर्सेस, जनरली मार्केट फोर्सेस of demand and supply determine exchange rate. Generally, market forces of demand and supply determine exchange rate. But RBI can intervene to keep the exchange rate within a particular range. Within a particular range. ठीक है, आमतौर पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, बट अगर कभी जरूरत पड़ती है एक रेंज में रखने की, तो ऐसे केस के अंदर यहां पे इंटरवीन यहां पे किया जाता है, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डर्टी फ्लोट या मिक्स फ्लोट के नाम से यहां पे जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें आज के सेशन में डिस्कस करने थे एक्सटर्नल सेक्टर के रिगार्डिंग। आई होप आपको एक्सटर्नल सेक्टर का कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज रेट क्या होती है, फ्लोटिंग क्या है, फिक्स क्या है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किस किस तरह से इसका इंपैक्ट आता है, ये सारे के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको आज के सेशन में समझ आए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आई होप आपको चीजें क्लैरिटी से समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच। ये नाम ही है ना एक्सटर्नल, तो इसमें क्या होगा, भारत का बाकी और दूसरे देशों के साथ जो भी अलग अलग तरह का ट्रेड होता है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हमारे यहाँ पे होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा। एक भारत का व्यक्ति या भारत की सरकार या भारत के लोग किस तरह से भारत से बाहर बैठे हुए लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सभी चीजें हमें यहाँ पे इस एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर समझनी होंगी।